फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो मैथमेटिक्स का है। तो जो मैथमेटिक्स में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का है। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को शुरू किया था और जितने भी तरह के रिलेशंस, फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज वगैरह थे वो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था। अब हमारे लिए काम सिर्फ ये बचा है कि जो 4 एक्सरसाइज है इस चैप्टर के उसको एक एक करके खत्म करना। तो आज उसी में से हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज दैट इज 8.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, चलिए देखिए 8.1। और मैंने अपनी सहूलियत के लिए या फिर आप लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ पर सब लिख भी दिया है। रिलेशन रेशियोज जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 6 रेशियोज थे वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि इजी पड़े। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, सेकेंड में साइन सी कॉस सी। सबसे पहले तो वो ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। ये रहा मेरा ट्राइंगल ए बी सी जिसका एंगल बी जो है 90 डिग्री का है। ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। देखिए हम लोगों को तीनों साइड्स को निकालना जरूरी है क्योंकि साइन ए या साइन सी निकालेंगे तो हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर, और हाइपोटेनस ए सी ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ए सी हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम AC square will be equal to AB square plus BC square। ठीक है, that is AC will be equal to root under AB square that is 24 का स्क्वायर plus BC square that is 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 plus 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625, that is AC मेरा आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इजली जो हमको फाइंड करना है वो निकाल लेंगे। नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बाई एक्स दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ एंगल ए को स्टडी कर रहे हैं हम लोग, मतलब ये वाला एंगल को स्टडी कर रहे हैं। इसके जस्ट अपोजिट यानी BC मेरा परपेंडिकुलर होगा और AC हाइपोटेनस होगा। तो ये मेरा BC है 7 और AC है 25। तो साइन ए जो है 7/25 आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही कॉस ए को देख लेते हैं। कॉस ए, तो अगेन कॉस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग इस एंगल को स्टडी कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसके अपोजिट वाला, ये बेस हो गया यानी ए बी मेरा बेस है और AC हाइपोटेनस है। तो ए बी का वैल्यू है 24 और AC है 25। तो मेरा 24/25 आ गया कॉस ए का वैल्यू। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्या है, साइन सी। ठीक है, साइन सी और इसके जस्ट बाद कॉस सी फाइंड करना है। साइन सी के लिए देखिए अब हम लोग इस एंगल को स्टडी नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग इस एंगल को स्टडी कर रहे थे, इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड यानी ए बी मेरा परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेनस AC। तो ए बी है 24 और AC है 25, तो 24/25 आ गया साइन सी। और कॉस सी अगर निकालना चाहे तो वो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल का स्टडी कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस यानी BC हो गया मेरा बेस और हाइपोटेनस हो गया AC। तो इक्वल टू BC है 7 और नीचे 25, तो 7/25 आ गया मेरा cos C का वैल्यू। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो देखिए काफी इजी है। ठीक है, बस हमको वो 6 रेशियोज जो है वो याद रहने चाहिए, तब काफी जल्द तेजी से हम लोग बना भी पाएंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 देखिए क्या बोलता है कि इन फिगर 8.13 जो बगल में बनाया हुआ है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो फिगर बना लेते हैं। P Q R एंगल Q पे 90 डिग्री है
PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और देखिए जैसे कि अभी लास्ट वाला क्वेश्चन में दो साइड दिया हुआ था, थर्ड साइड हम लोग फाइंड किए थे, तो वैसे इसमें भी करेंगे, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और यूज करने के बाद ये साइड मेरे को 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को जब यूज करेंगे तो ये साइड मेरे को 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा, वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो आगे हम लोग सीधे बढ़ते हैं, tan P और cot R का सब्ट्रैक्शन को निकालना है। सबसे पहले tan P कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan P, tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जब हम एंगल P का स्टडी कर रहे हैं यानी इस एंगल का स्टडी कर रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाला यानी QR मेरा परपेंडिकुलर होगा और बेस बन जाएगा PQ, तो ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, और cot R के बारे में देखें तो ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, जस्ट tan का रेसिप्रोकल। तो cot R है, तो अब इस एंगल का स्टडी हो रहा है तो इसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ और QR हो जाएगा बेस, तो ये भी QR बाय PQ निकलेगा, दैट इज 5/12, ये भी निकल जाएगा। और tan P, therefore tan P माइनस cot R दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। ये हो गया सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, काफी इजी। चलिए बिल्कुल बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए और tan ए। ध्यान से देखिए, मेरे को दिया हुआ है, गिवन क्या है कि साइन ए जो है वो है 3/4 और वी हैव टू कैलकुलेट कॉट ए एंड tan ए, कॉट ए एंड tan ए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, कोई ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जहां पर एंगल बी जो है 90 डिग्री है। अगर हम साइन ए की बात करें तो साइन ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज ये इक्वल हो जाएगा 3/4 के। तो परपेंडिकुलर मेरा आ जाएगा 3 और हाइपोटेनस आ जाएगा 4। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है कि यहां जो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। माफ करिएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। अगर यहां पर P का वैल्यू 9 और H का वैल्यू 12 रहेगा तब भी साइन A का वैल्यू 3/4 ही आएगा कट करके। 3 3 9 ना, 3 4 12 कट के वही आएगा। ठीक है, तो मे बी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, हमको नहीं पता है कि एग्जैक्टली P का वैल्यू 3 ही था और H का वैल्यू 4 ही था। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो कुछ भी हो सकता है। सपोज ये 27/36 भी हो सकता है, ये कट के फिर से 3/4 ही आएगा। तो यहां पर जब हमको पता नहीं है कि एक्चुअल में P क्या था और H क्या था तो हम कंसिडर कर लेंगे कि P जो है वो मेरा 3x हो जाएगा और H जो है वो 4x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि P और H चाहे कुछ भी हो, चाहे 27/36 जो हमने देखा चाहे कुछ भी हो, दोनों में से 3/4 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो एक कॉमन नंबर ऊपर और नीचे दोनों से बाहर निकलेगा, दैट इज ये कॉमन नंबर। इस वाले केस में भी क्या 3 निकल रहा था कॉमन नंबर। ठीक है, तो हम इस कॉमन नंबर क्या है वो भी नहीं पता, तो हम इस कॉमन नंबर को ही x मान लेते हैं। अगर ऊपर में x निकलेगा तो नीचे में भी x निकलेगा, जिससे दोनों कट जाएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 मेरे पास बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, P को यानी A इस एंगल का स्टडी कर रहे थे, इसके जस्ट अपोजिट वाला P यानी BC को 3x कंसीडर कर लेंगे और H यानी हाइपोटेनस को 4x कंसीडर कर लेंगे और उस बेसिस पे हम निकाल लेंगे AB बेस। ठीक है, AB बेस को निकाल लेंगे। 3x और 4x कंसिडर कर लेंगे और उस केस में फिर हम लोग ए बी बेस को निकाल लेंगे। चलिए सीधे अगर हम सीधे पाइथागोरस थ्योरम की बात करें सबसे पहले, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरा ए बी जो है वो रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर के इक्वल आएगा। मतलब ये 4x का स्क्वायर माइनस 3x के स्क्वायर के इक्वल आएगा। मतलब ये 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर आएगा। मतलब ये रूट अंडर 7x स्क्वायर बचेगा और x पे स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो x रूट के बाहर हो जाएगा और 7 रूट के अंदर ही बचे रहेगा। मतलब जो मेरा AB आएगा वो आएगा
रूट अंडर 7x, रूट अंडर 7x। तो अब हमको ए बी मिल गया, तो सीधे हम निकालेंगे cos a। तो cos a यानी बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल का स्टडी कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी ए बी मेरा बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। ठीक है, cos a ही निकालना है। हाँ, cos a और tan a निकालना है। ए बी है रूट 7x और ए सी है 4x, तो x x कट गया, मेरा आ गया रूट 7/4। ठीक है, आंसर ये हो गया एक। और tan a का वैल्यू निकालना चाहे तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो a ये एंगल है, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, यानी BC परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया AB। तो ये हो गया BC 3x और AB है रूट अंडर 7x। x x अगेन कट गया, मेरे पास रूट 3/√7 बच गया। तो ये हो गया मेरा tan a का वैल्यू। ध्यान से देखिए, अगर हम x को कंसीडर नहीं भी करेंगे तो यही आंसर आएगा, लेकिन इसमें प्रोसीजर में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि हमको ये नहीं पता है कि एक्चुअल में परपेंडिकुलर 3 ही है या हाइपोटेनस 4 ही है। क्योंकि 27/36 या फिर 9/12 भी देख रहे थे तो सिंपलेस्ट फॉर्म कट करके यही आ रहा था 3/4, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम x कंसीडर किए हैं। दिस इज द राइट प्रोसीजर। ठीक है, दिस इज द राइट प्रोसीजर, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि गिवन है 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। गिवन मेरे लिए क्या है कि 15 टाइम्स cot a इज इक्वल्स टू 8 है, एंड वी हैव टू फाइंड sin a एंड sec a। sin a एंड sec a वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो एक चीज यहां ध्यान से देखिए, अगर हम यहां से cot a का वैल्यू निकालना चाहें तो वो 8/15 आ जाएगा। ठीक है, फिर से जो लास्ट क्वेश्चन में हमने काम किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को अज्यूम करेंगे, वहां पर cot a क्या है, जैसे कि इसी ये रहा मेरा वो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री। हम इस एंगल के बारे में सब लिख रहे हैं, cot a लिखा हुआ है ना। तो cot a जो होता है, यानी cot का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इस एंगल का स्टडी कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो मतलब ये इक्वल हो जाएगा मेरा b बाई p के। तो बेस मेरा आ जाएगा 8 टाइम x, 8 टाइम x। तो ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस होगा 8x और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 टाइम x। तो वहां से हम AC कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, फिर जो AC आएगा फिर आराम से sin a और sec a निकल जाएगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हूबहू लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इसके बाद अब वही प्रोसीजर करना है। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए। नंबर 5 देखिए, ये क्या बोला है, गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेम यही क्वेश्चन जो अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चन देखा, यहां पे sec थीटा दिया हुआ है 13/12। हम अगेन एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं ABC और इसको कंसीडर कर लेते हैं थीटा। तो sec थीटा यानी ये हो जाएगा h/b के इक्वल। तो h मेरा 13x हो जाएगा, b हो जाएगा 12x, यानी ये, तो ये मेरा 5x आ गया। अब आराम से sin थीटा, ये cos थीटा, cosec थीटा, tan थीटा, cot थीटा सब निकाल लीजिए। sin थीटा p/h यानी 5x/13x है, तो x कट जाएगा, 5/13 बचेगा। वैसे ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। ध्यान देखिए क्या बोल रहा है कि एंगल A और एंगल B जो है एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री है दोनों, और दोनों का cos यानी cos A और cos B दोनों इक्वल है। तो हमको एंगल A और एंगल B दोनों को इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग काम कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं ABC।
ध्यान से देखिए, जहां पर एंगल बी, अच्छा एंगल बी, तो इसको ए, अच्छा बी यहां रख देते हैं, सी यहां रख देते हैं, ठीक है। जहां पे एंगल सी जो है 90 डिग्री है, हमको स्टडी करना है कॉस ए के लिए पहले और फिर कॉस बी के लिए स्टडी करना है, और उसके बाद हम लोग दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब 90 से छोटा है, दोनों 90 से छोटा है। ध्यान से देखिए, अगर हम यहां पे कॉस ए का बात करें, कॉस ए का बात करें, तो वो मेरा आ जाएगा, सॉरी ये एंगल रहा तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसके सामने वाला बीसी परपेंडिकुलर, तो एसी मेरा बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी। अब अगर कॉस बी का बात करें, ठीक है, तो अब ये एंगल छोड़ के हमको इस एंगल का स्टडी करना है ना, तो इसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी ये हो जाएगा बीसी बाय ए बी, बीसी बाय ए बी, ठीक है। और मेरे लिए गिवन है, सिंस इट इज गिवन दैट कि cos A इक्वल टू cos B, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं cos A का जो वैल्यू है AC बाई ए बी, वो इक्वल हो जाएगा cos B यानी BC बाई ए बी के, ठीक है। यहां से ये ए बी कट जाएगा, क्योंकि ये बी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर नीचे कट ही जाएगा वैसे भी, तो इधर से अगर हम देखें तो मेरे लिए AC इक्वल टू BC आ गया। ध्यान देखिए, अब नाउ इन ट्रायंगल ABC, since AC is equals to BC, therefore ध्यान देखिए, अगर मेरा AC और BC दोनों इक्वल है, तो AC के अपोजिट वाला एंगल B और BC के अपोजिट वाला एंगल A दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उन दोनों के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये क्लास 9 का एक थ्योरम है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम सीधे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, प्रूव्ड, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था। देखिए काफी इजी, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा हेल्प लिए और बाकी फिर तो क्लास 9 का एक थ्योरम था उसका हेल्प लिए। तो चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, हमको ध्यान रखना है। केवल ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो खाली ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, उसमें कहीं कोई इक्वेशन वाला कोई कॉन्सेप्ट का यूज कर ले, या फिर जैसे अभी देखा ट्रायंगल वाला एक कॉन्सेप्ट को यूज किया हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला। तो ये चीज सारी चीजों का यूज होते रहता है, ठीक है। ध्यान में सारी चीजों को रखना है, केवल ये साइन थीटा कॉस थीटा नहीं, सारी चीजों को ध्यान रखना है। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। गिवन है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, ठीक है। हमको फाइंड करना है, सबसे पहला नंबर में इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला नंबर में कैलकुलेट करना है, दूसरा नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। देखिए इसमें भी काम वही करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए किया था, 4 के लिए किया था, 5 के लिए किया था। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है कॉट थीटा 7/8, इससे हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल को अज्यूम कर लेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल को अज्यूम करेंगे ABC, इसको थीटा कंसीडर कर लेंगे। कॉट थीटा 7/8 है, मतलब कॉट तो b बाई बी के इक्वल होता है, तो b जो है अगर हम इसका स्टडी कर रहे हैं तो ये p है, ये b है, ये h है, तो b जो हो जाएगा वो मेरा 7x और p जो हो जाएगा वो 8x। तो यहां से हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे, AC हाइपोटेनस को निकालेंगे, उसके बाद आगे काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वही कर लेते हैं। तो AC जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से वो होगा रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से रूट अंडर AB स्क्वायर दैट इज 8x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज 7x स्क्वायर, और यहां से मेरे को मिल जाएगा 8x स्क्वायर यानी 64x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 49x स्क्वायर, और यहां से ये हो जाएगा 113x स्क्वायर। ये x पे स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा, तो रूट अंडर 113x बचेगा, रूट अंडर 113x बचेगा। तो ये मेरे लिए आ गया रूट अंडर 113 और x, ठीक है।
ध्यान से देखिए, यहां पर लिख दीजिएगा आप लोग कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ये ध्यान से लिख दीजिएगा, उसके बाद ये काम करिएगा और फिर इस पे आते हैं नंबर 1 पे। देखिए ध्यान से, अच्छा मेरे को साइन और कॉस थीटा का रिक्वायरमेंट है ना, तो ये अभी हम अलग से फाइंड कर लेते हैं। नाउ पहले साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा, p बाई एच। तो p हो जाएगा मेरा 8x और h हो जाएगा रूट अंडर 113x। x कट गया तो 8 बाई रूट अंडर 113 बचेगा। और ऐसे ही cos थीटा अगर हम निकालना चाहें तो वो होगा b बाई एच। तो b हो जाएगा मेरा 7x और ये हो जाएगा रूट अंडर 113x। तो x कट गया, ये आ गया 7 बाई रूट अंडर 113। तो साइन और कॉस का मेरा वैल्यू निकल गया। तो ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू 7 बाई रूट अंडर 113। तो ये साइन और कॉस का निकल गया। अब सीधे पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हमको इवैल्यूएट करना है। पहले ध्यान से देखिए, ऊपर में a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये आइडेंटिटी का यूज करके पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर का 1 ही रहेगा माइनस b स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी ऐसे ही होगा, a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा। अब सीधे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 8 अपॉन रूट अंडर 113 का स्क्वायर लिख देंगे और नीचे cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 7 अपॉन रूट अंडर 113 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और नीचे रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो जाएगा केवल 113 और नीचे भी आएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट अंडर 113 का जो स्क्वायर होगा वो 113 के बराबर आ जाएगा। यहां से अब ध्यान से देखिएगा, ये एलसीएम होगा ऊपर 113 का और ये हो जाएगा 113 माइनस 64 और नीचे भी एलसीएम होगा 113 का, ये हो जाएगा 113 माइनस 49। ठीक है, 113 माइनस 49। अब इसको आगे हम लोग करते हैं सॉल्व। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा जगह मिल जाए। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 113 माइनस 64, अच्छा ये 113 और ये 113 कट जाएगा। ठीक है, तो आगे ये बचेगा 113 माइनस 64, तो ये हो गया 70 36 49 और नीचे आ जाएगा, ये करेंगे 64, तो 49 बाई 64 आ गया मेरा इसका आंसर। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया मेरा 49 बाई 64। और ऐसे ही नंबर 2 के लिए निकाल ले। नंबर 2 के लिए निकाल ले तो हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, कल हमने एक कॉट का एक रिलेशन देखा था कि कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसके जगह पे हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। यही चीज होगा ना, कल हमने ये रिलेशन देखा भी था। आगे आप देखते हैं, कॉस थीटा के जगह पे मेरा आया था रूट अंडर 7 बाय रूट अंडर 113 और साइन थीटा के जगह पे आया था 8 बाय रूट अंडर 113। इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ये 113 रूट के अंदर जो ऊपर नीचे वो कट जाएगा और यहाँ बचेगा मेरे लिए 7 बाई 8 का होल स्क्वायर, दैट इज ये भी आएगा 49 बाई 64। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, काफी इजी है, बस चीजें मेरे को ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। बस जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसको ध्यान में रखना है और उसका कब किस तरह से इस्तेमाल करना है ये सीखना है। बस बाकी चीजें तो फिर मेरे हाथ में है। चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है कि इफ 3 cot a is equals to 4,
check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a or not equals to 4 है। तो नंबर 8 में दिया हुआ है क्या कि if मेरा 3 cot a is equals to 4 है तो हमको ये बताना है चेक करके कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये चीजें हैं, ये करेक्ट है या फिर नहीं है। हमको अगर ये दिया हुआ है तो ये ट्रू दिखाना है कि हाँ ये जो इक्वालिटी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट है। चलिए काम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम कर लेंगे। ए बी सी ये हो गया 90 डिग्री। हम इस एंगल का स्टडी कर रहे हैं। कॉट ए, यहां से क्या करेंगे, कॉट ए का वैल्यू मेरे लिए निकल जाएगा 4/3, तो कॉट ए होगा b/p, यानी जब हम इस एंगल के बारे में देख रहे हैं तो p ये होगा b ये होगा, तो b यानी 4x और p यानी 3x। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो सीधे AC मेरे लिए 5x निकल जाएगा। यहां से सबसे पहले हम tan a का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। जब मेरे लिए कॉट a दिया हुआ है तो हमको पता है सिंस कि tan a जो होता है वो 1/cot a होता है। तो ये 1/cot a का जगह पे 4/3 लिखेंगे तो ये 3 ऊपर और 4 नीचे, तो tan a का वैल्यू तो मेरे लिए 3/4 इजीली निकल गया। ठीक है, tan a का वैल्यू 3/4 निकल गया। अब हमको sin और cos निकालना है, तो sin a मेरे लिए निकल जाएगा p/h, तो a ये तो p हो जाएगा 3x और h हो जाएगा मेरे लिए 5x, तो x कट गया तो मेरे लिए आएगा 3/5 और cos a मेरे लिए हो जाएगा b/h, दैट इज 4x/5x, तो x कट गया तो आ गया 4/5। ठीक है, तो tan a का वैल्यू आया 3/4, sin a आया 3/5 और cos a आया 4/5। तो अब हम सीधे चेक करते हैं। इधर सबसे पहले LHS में आ जाते हैं। LHS में दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan a का वैल्यू है 3/4, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर, ओहो ये होगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। तो यहाँ से मेरे लिए आ जाएगा 16 एलसीएम हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 और नीचे भी होगा 16 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9। तो यहाँ से मेरे लिए आ जाएगा 16, ये 16 और ये 16 कट गया तो ऊपर बच गया 7 और नीचे बच गया 25। तो LHS जो आया मेरा आ गया वो 7/25 आ गया। अब हमको RHS के लिए चेक करना है, हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, अब थोड़ा जगह हम लोग को मिल जाएगा। चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है, अब RHS पे सीधे आ जाते हैं। ये है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos a का वैल्यू आया 4/5, ये तो ये हो गया 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन a का वैल्यू आया 3/5, तो ये हो गया 3/5 का स्क्वायर। 4/5 यानी 16/25 माइनस ये हो जाएगा 9/25, स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया एलसीएम, ये हो गया 16 माइनस 9 दैट इज 7/25। देखिए सेम आ गया, देयरफॉर लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, मतलब ये जो चीज है वो इसके इक्वल है। ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC जिसमें राइट एंगल B पर है।
अगर मेरा tan a जो है 1/√3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। और सेकंड में है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जैसा ही है, लेकिन मैं इसका नंबर 1 बता देता हूं, नंबर 2 उसके बाद आप लोग इजीली फाइंड कर लीजिएगा। नंबर 1 देखिए क्या है कि मेरे को दिया हुआ है कि tan a जो है वो 1/√3 होगा। ठीक है, तो tan a के लिए मेरा फॉर्मूला होता है p/b। तो ये मेरा p जो है अगर 1x लिखे यानी x ही हो जाएगा और b जो हो जाएगा √3x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम a यानी इस एंगल का स्टडी कर रहे हैं तो ये हो जाएगा p यानी ये हो जाएगा x, और b ये हो जाएगा यानी ये हो जाएगा √3x। तो ये मेरा आ जाएगा उस हिसाब से 2x। ये मेरा आ जाएगा 2x। देख लेते हैं फिर भी निकाल करके फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे इसको। AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC विल बी इक्वल टू √AB स्क्वायर, दैट इज √3x का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस ये हो गया x स्क्वायर, यानी ये हो गया 4x स्क्वायर रूट के अंदर, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और x स्क्वायर के लिए x, तो ये मेरा आ गया 2x। ठीक है, अब सीधे ये आ गया 2x। अब इसके बाद हम लोग को आगे देख लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है। तो हम लोग को फाइंड करना है sin a cos c, फिर cos a और sin c फाइंड करना है। सबसे पहले sin a फाइंड कर लेते हैं। तो sin a मेरे लिए हो जाएगा p/h, दैट इज अगर हम a एंगल को ले रहे हैं तो p हो गया मेरा bc और h हो जाएगा मेरा ac। तो bc मतलब कि x और h मतलब कि 2x ac, दैट इज x x कट गया, मेरा आ गया 1/2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं sin ऑफ c। साइन सी के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये एंगल का स्टडी कर रहे हैं तो P हो जाएगा AB और H तो AC ही रहेगा, तो यानी AB/AC दैट इज ये हो गया √3x और AC हो जाएगा मेरा 2x, तो x x कट गया, मेरा आ गया √3/2। वैसे ही cos A और cos C को भी फाइंड कर लेते हैं। तो cos A मेरा आ जाएगा B/X दैट इज AB/AC। AB/AC हम लोग यहां पर भी निकाले हैं तो डायरेक्ट √3/2 लिख लेते हैं, और cos C मेरे लिए हो जाएगा यानी B/H अगेन BC/AC होगा ये, तो BC/AC हमने इसके लिए निकाला है 1/2, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब जो हमको फाइंड करना है उस पे काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 हमको क्या फाइंड करना है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो sin A का वैल्यू है मेरे लिए 1/2 इंटू cos C का वैल्यू है मेरे लिए 1/2 प्लस cos A का वैल्यू है √3/2 और sin C का वैल्यू है √3/2, तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा 1/4 प्लस में ये हो जाएगा 3/4, ऐड कर देंगे आएगा एलसीएम 4, ये 1 + 3 दैट इज 4/4 कट गया, आ गया 1 इसका वैल्यू। ऐसे ही नंबर 2 में है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, चारों का वैल्यू पता है, पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ सीधे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। इरेज कर लेते हैं इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो हम लोगों ने इक्वेशन वाला जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वहां पर का एक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। 2 लीनियर इक्वेशन यहाँ पे हमको मिलेगा, उसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे हम लोग। सीधे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है PQR, जहां पर राइट एंगल जो है वो Q पर है। ठीक है, और मेरे लिए गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 होगा। ठीक है, और PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और PR और QR का सम दिया हुआ है।
तो हमको डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी और टैन पी। ठीक है, साइन पी, कॉस पी और टैन पी। ध्यान दीजिए, अगर हमको साइन पी, कॉस पी और टैन पी निकालना है तो सबसे पहले हमको क्यू आर और पी आर का वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद ही हम साइन पी, कॉस पी और टैन पी का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको काम करना है क्यू आर और पी आर का वैल्यू निकालने के लिए। चलिए, जो गिवन है इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको ये बात पता है कि अगर हमको दो वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना है तो हमको दोनों वेरिएबल्स में एटलीस्ट दो इक्वेशन मिलना चाहिए। अगर दोनों वेरिएबल्स में जिनका वैल्यू हमको फाइंड करना है उसमें दो इक्वेशन मिल गया तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और मेरे को दोनों वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू मिल जाएगा। तो एक इक्वेशन तो है पी आर और क्यू आर में, एक और इक्वेशन अगर हमको पी आर और क्यू आर में मिल गया तो काम मेरा इजी हो जाएगा। चलिए उसको फाइंड कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, हम पाइथागोरस थ्योरम से चलते हैं। फ्रॉम Pythagoras theorem we know that कि AC square will be equal to AC नहीं, माफ करिएगा, PR square will be equal to PQ square plus QR square। यहां से मेरे लिए PQ का वैल्यू दिया हुआ है तो हम PQ के लिए निकालेंगे, PQ को एक तरफ रख देंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा PR square माइनस QR square will be equal to PQ square, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करें तो एक बार हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी आर प्लस क्यू आर और इनटू में पी आर माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, और इधर मेरे लिए बच जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर दैट इज 5 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे लिए पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 25, इनटू में आ गया पी आर माइनस क्यू आर और इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये 25 इधर कट गया क्योंकि ये इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके डिवाइड ही होता, ऊपर नीचे कट ही जाता, इसलिए इधर ही काट दिए। तो यहां से मेरे लिए पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 निकला। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन मेरे को मिल गया पी आर और क्यू आर में, एक हो गया मेरा ये और एक हो गया ये वाला। पी आर और क्यू आर में दो इक्वेशन मिल गया तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, पी आर और क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद साइन पी, कॉस पी और टैन पी निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और इक्वेशन 2 है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। ऐड कर रहे तो साइन चेंज नहीं होगा नीचे वाले का, तो ये कट गया, इधर हो गया पी आर प्लस पी आर 2pr और इधर हो जाएगा 25 प्लस 1 26। तो पी आर का वैल्यू यहां से आ जाएगा 26/2 दैट इज 13। अब हम पी आर का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में या तो 1 में या 2 में पुट कर देंगे, मेरे को क्यू आर मिल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग पी आर इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 के हिसाब से पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है, पी आर का वैल्यू आया मेरे लिए 13, तो प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, देयरफॉर यहां से क्यू आर मेरे को मिल जाएगा 25 माइनस 13 दैट इज 12। क्यू आर का वैल्यू मिल गया 12, तो क्यू आर हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर और पी आर हो गया 13 सेंटीमीटर। अब कॉस पी, साइन पी, टैन पी, सेक, कोसेक, कॉट कुछ भी निकालना हो सब निकल जाएगा। ठीक है, सीधे आते हैं, सबसे पहले साइन पी, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हमको इस एंगल के लिए निकालना है, तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा यानी क्यू आर परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस हो जाएगा पी आर, तो ये निकल जाएगा 12/13 कॉस पी बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा पी क्यू और हाइपोटेनस तो पी आर रहेगा ही, यानी ये हो जाएगा 5/13। और tan p निकालना चाहेंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर और बेस हो जाएगा मेरे लिए पी क्यू, तो ये हो जाएगा 12/5। तो ये रहे मेरे सारे आंसर्स, साइन पी, कॉस पी और टैन पी। देखिए काफी इजी है, लेकिन यहां पर मेरे को ध्यान क्या देना था कि हम क्यू आर और पी आर का वैल्यूज कैसे फाइंड करें, क्योंकि दोनों का सम दिया हुआ था और पीक्यू का वैल्यू दिया हुआ था, तो हम पी आर और क्यू आर का वैल्यू हमको फाइंड करना था पहले, उसको कैसे फाइंड करें। तो ये वो तरीका है जैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं पी आर और क्यू आर का वैल्यू और उसके बाद इन तीनों का वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सीधे लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है, दैट इज नंबर 11 पर। इसको इरेज कर लेते हैं पहले।
चलिए देखिए नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। नंबर 11 में है ट्रू फॉल्स है, और जस्टिफाई भी करना अपने आंसर को, क्यों हम लोग ट्रू बोल रहे हैं और क्यों फॉल्स बोल रहे हैं। सबसे पहला है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। ये सही है कि गलत, और अगर सही है तो क्यों, और गलत है तो क्यों। इसको सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले tan a के लिए हमको फाइंड करने बोला ना, तो सपोज हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। सपोज कर लेते हैं अगर हम यहां से tan a निकालना चाहें तो वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज BC बाय एस। परपेंडिकुलर इसके लिए tan a के लिए निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर BC और बेस हो जाएगा AB। ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, और परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। अगर मेरा परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है और हाइपोटेनस 13 है, मान लीजिए ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, तो उस हिसाब से इसका क्या आना चाहिए वैल्यू, BC के जगह पे 12 और AB के जगह पे 5। देखिए ये पहले ही 1 से बढ़ा गया 2.4, और यहां पूछ रहा है ऑलवेज लेस देन 1, तो ये तो पहला ही केस में 1 से बड़ा आ गया, ठीक है, पहले ही केस में 1 से बड़ा आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि tan का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 हो, कभी लेस देन 1 भी हो सकता है, कभी ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, परपेंडिकुलर और बेस पे, और परपेंडिकुलर कभी बड़ा हो सकता है, कभी बेस बड़ा हो सकता है, ठीक है। दोनों में हाइपोटेनस सबसे बड़ा है वो तो सही है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर बड़ा है तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, और बेस बड़ा है तो वैल्यू 1 से कम आएगा। तो ये बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, बिल्कुल भी फॉल्स स्टेटमेंट है ये। तो ये हो जाएगा मेरा फॉल्स। जस्टिफिकेशन में हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक एग्जांपल यहां पे दे सकते हैं जस्टिफिकेशन के लिए, कि अगर हम एक ट्राइंगल ABC ले जहां AB 5 है, BC 12 है और ये 13 सेंटीमीटर में, तो उस हिसाब से tan a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया। जस्टिफिकेशन में ये इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे देखिए क्या होता है, sec a is equal to 12/5 for some value of angle A। sec a का वैल्यू 12/5 ये दिया हुआ है, अब बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। चलिए फिर से वही काम करते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, सेक ए जो होता है वो इक्वल होता है किसके, हाइपोटेनस बाय बेस के, ठीक है, हाइपोटेनस बाय बेस के। और हाइपोटेनस बाय बेस मतलब ये 12/5 की इक्वल होगा, मतलब हाइपोटेनस को अगर हम 12 ही कंसीडर कर ले, चलिए यहाँ पे हमको सॉल्व नहीं करना, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स बताना है, तो हम h को 12 ही कंसीडर कर लेते हैं और बेस को 5 कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। और ये 12, अगर हाइपोटेनस ही मेरा 12 हो गया और अगर बेस 5 हो गया तो ये जो है उसके हिसाब से छोटा निकल जाएगा, उसके हिसाब से छोटा निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये मेरा कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बट ये परपेंडिकुलर बड़ा नहीं होगा, तो मतलब 12 सबसे बड़ा रहेगा, और परपेंडिकुलर या बेस में कोई भी बड़ा रहे छोटा रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जो हाइपोटेनस है वो सबसे बड़ा रहना चाहिए। और ये बड़ा है यहाँ पर बेस से, हाइपोटेनस जो है बड़ा है, हाइपोटेनस 12 है और बेस 5 है, मतलब हाइपोटेनस सिंस h is greater than b, therefore it is true, it is true, बिल्कुल ट्रू है। नंबर 2 का आंसर हो गया ट्रू, ठीक है। जस्टिफिकेशन में ये लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के कि sec a जो है h by b होता है, ये 12/5 की इक्वल है, h मेरा 12 हो जाएगा, b 5 हो जाएगा, h is greater than b, therefore true, काम खत्म, ठीक है। आते हैं नंबर 3 पर सीधे। नंबर 3 क्या बोल रहा है, cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। हम लोग को ये पता है कि cos a जो है वो कोसाइन a होता है, ना कि कोसेकेंट होता है। कोसेकेंट के लिए हम लोग cosec a पढ़ते हैं, ठीक है, कोसेकेंट के लिए cosec a होता है, और cos a जो है वो कोसाइन के लिए होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 3 के लिए फॉल्स, और उसको लिख भी देंगे कि cos a is the abbreviation for cosine a, not cosecant a। लास्ट नहीं, नंबर 4 को देखते हैं। cot a is the product of cot and a।
ध्यान से समझिए, हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानते हैं, ठीक है। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने कल ही आपको, यानी मैंने लास्ट ही वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनका एग्जिस्टेंस तब ही है जब ये किसी एंगल के लिए कैलकुलेट किया जाए। यहां पर वो एंगल ए है, जब ये किसी एंगल के लिए कैलकुलेट किया जाए, और अगर ये किसी एंगल के लिए कैलकुलेट नहीं हो रहे तो मतलब केवल साइन का, केवल कॉस का, केवल टैन का, केवल सेक, कॉसेक और कॉट का एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है जब तक कि इनको हम किसी एंगल के लिए कैलकुलेट ना करें, ठीक है। और ये बात भी यहां पे समझना है कि साइन ए का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि साइन इंटू ए, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये प्रोडक्ट नहीं है, साइन और एंगल ए का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इसका एग्जिस्टेंस ही तभी है जब ये एंगल ए के लिए कैलकुलेट हो। मतलब यहां जो है साइन रेशियो जो है किसी भी ट्राइंगल में साइन का रेशियो उसके एंगल ए के लिए कैलकुलेट हो रहा है, ना कि साइन और एंगल ए का प्रोडक्ट हो रहा है यहां पर। तो मेरा स्टेटमेंट 4 जो है वो भी बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वहां पर एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिस एंगल के साथ लिखे हुए हैं इसका मतलब है कि वो उस एंगल के लिए ही कैलकुलेट किए जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3, क्या ये ट्रू है या नहीं देख लेते हैं। sin थीटा हमको पता है क्या होता है, p/h, और इस हिसाब से यहाँ पे 4/3 है तो मेरा p हो गया 4 और h हो गया 3, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा हो जा रहा है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसको लिखेंगे सिंस p इज ग्रेटर देन h देयरफॉर फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स है, ये बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर p बड़ा हो रहा है h से, जबकि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स और सबका जस्टिफिकेशन। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 समाप्त होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट होती है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।